हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक साइंस। तो जैसे कि जो हमारा पिछला वीडियो था, वी वर डिस्कसिंग अबाउट 2020 पेपर ऑफ फिजिक्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ऑब्वियसली, एंड वी वर वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट ऑल इंडिया रीजन। तो जैसे कि हमने उस वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस किया था। सेक्शन ए कंप्राइज ऑफ 20 क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क। इसमें 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव है, 5 क्वेश्चन फिर इन द ब्लैंक्स होते हैं और 5 क्वेश्चन आपके 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के होते हैं। सो इन दैट सेगमेंट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विथ योर आंसर। सेक्शन 2 वाज ऑफ 2 मार्क्स। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 क्वेश्चंस, सो द सेक्शन वाज टोटल ऑफ 14 मार्क्स। तो आज आइए हम लोग डिस्कस करते हैं उसी 2020 पेपर का जो ऑल इंडिया पेपर है। We will discuss all the 3 sets, set 1, set 2 and set 3. So section C is basically questions which are of 3 marks, and there are 7 questions in this segment. So question 28 से लेके question 34 जो पेपर का होता है, that is of section C. तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो set 1 का पहला सवाल है, इसमें कुछ ऐसा दिया है, पेपर आपके यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। इसने कुछ ये दिया हुआ है कि ये आपका अरेंजमेंट है, x है, y है और एक डायपोल कुछ आपका ऐसे रखा है -q से +q, और एक डायपोल इसको इसने नाम AB दिया हुआ है। दूसरा डायपोल ऐसे रखा हुआ है C और D, ये -q है और ये +q है। पूछता है और ये एंगल जो है, ये दिस एंगल इज गिवन टू बी 120 डिग्री। ए पार्ट पूछता है कि इसका नेट डायपोल मोमेंट निकालिए। तो अगर मैं इसको वापस ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो पी वेक्टर क्या होता है, माइनस से प्लस जाता है। तो एक पी वेक्टर तो आपका ये होगा, जिसको मैं नाम दे दिया पी ए बी नाम दे दिया। दूसरा क्या होगा, ये होगा माइनस से प्लस जाएगा, तो इसको नाम दे दिया हमने पी डी से सी जा रहा है। देख रहे हैं आप, डी से सी, इसको बी ए कर देते हैं क्योंकि बी से ए जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ये, और इनके बीच में एंगल है आपका 120 डिग्री। अब ये कहता है कि दोनों डायपोल्स आपके आइडेंटिकल हैं, मतलब दोनों के चार्जेस सेम है और दोनों की दूरियां सेम है। मतलब दिया यह है कि मॉड ऑफ पी बी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी डी सी, इसको हमने मॉड ऑफ पी या पी मान लेते हैं। तो पी नेट कैसे निकालोगे, इसको हम बनाएंगे पैरेललोग्राम। इसको कंप्लीट करोगे तो पी नेट आपका कुछ ये जाएगा, दिस विल बी योर पी नेट। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p² कॉस 120। फिर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो a और b दोनों का मॉड p के बराबर है। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एंड कॉस 120 इज -½ इंटू -½ तो मॉड ऑफ पी नेट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अंडर रूट पी स्क्वायर मतलब ये पी के बराबर बन जाएगा आपका ये। बाकी हमें निकालना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको क्लास 11 का याद हो, it is tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta। तो यहाँ a और b दोनों p के बराबर है, तो p sin 120 upon p plus p cos 120 and sin 120 is same as sin 60, that is root 3/2 अपॉन p प्लस p cos 120 -½ तो बन जाएगा रूट 3p/2 अपॉन p माइनस p/2। तो क्या बन जाएगा, रूट p/2 अपॉन p/2 कैंसिल कर दो। तो tan अल्फा क्या आ गया, रूट 3, दैट मीन्स अल्फा इज 60 डिग्रीज। मतलब अगर मैं आपस को बढ़ाऊं तो कुछ फिगर आप कैसे बन रहा था, ये
तो ये मेरा पैरेललोग्राम पूरा हो गया। ये पी बी ए था और ये पी बी सी था। तो जो नेट होगा पी नेट ये जाएगा आपका, और पी नेट दोनों से 60 डिग्री बना रहा है आपका। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। बी पार्ट पूछता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग। तो नेट टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है टाउ का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। तो मॉड P मॉड E, और जो E है E इज गोइंग अराउंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस एंगल कितना बना था 60 डिग्री। तो √3 PE/2 दिस विल बी योर आंसर। बी पार्ट इसने बोला है कि आपको टॉर्क निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस तरह बना था, ये आपका एक्स एक्सिस था ये। तो जो रिजल्टेंट था आपका, रिजल्टेंट वाज मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये 120 था, तो ये एंगल 30 होगा ये। तो एक्स एक्सिस से और एक्स के अराउंड आपका ई जा रहा है। तो टॉर्क इज पी क्रॉस ई, तो मॉड क्या हो जाएगा मॉड पी मॉड ई। तो पी और ई आपस में क्या आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, साइन 30। तो मॉड टाउ बन जाएगा PE/2 बन जाएगा। फिर इसका जो और पार्ट है इसका, या और पार्ट देखते हैं हम लोग। और पार्ट कुछ ये कहता है कि इसने बोला है कि यहाँ पे कुछ कैपेसिटर ऐसे दिए हैं C1 C2 C3 C4 एंड C5। फिर यहाँ पे इसको शॉर्ट किया हुआ है, फिर यहाँ पे इसने इसको ऐसे शॉर्ट किया हुआ है, और यहाँ पे 7 वोल्ट की बैटरी है C1 C2 C3 C4 एंड C5। तो पूछता है C इक्विवेलेंट क्या होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये C1 C2 शॉर्ट सर्किटेड है और C4 C5 शॉर्ट सर्किटेड है। तो ये चारों इसमें रोल प्ले नहीं करेंगे, तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो C3 बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम 4 माइक्रो फैरेड होगा। फिर उसके बाद पूछता है नेट चार्ज क्या होगा। नेट चार्ज क्या होगी C इक्विवेलेंट इंटू V, 4 इंटू 7 दैट इज 28 माइक्रो कूलम। फिर कहता है एनर्जी बताइए। तो एनर्जी क्या होगी हाफ CV²। तो हाफ C कितना है 4 है, V आपका 7 इंटू 7 है। तो E कितना बन जाएगा 98 माइक्रो जूल बन जाएगा। दिस विल बी योर सोल्यूशन। तो ये देखिए शॉर्ट सर्किट है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पोटेंशियल सेम, यहाँ पोटेंशियल सेम, तो इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इसको हम वापस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फिगर कुछ आपका इस तरह बन जाएगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की बात हो गई। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है आपसे डिराइव द कंडीशन फॉर बैलेंस फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का देखिए फिगर कुछ ऐसा बनता है, ये है कुछ, सॉरी यहाँ पे गैलोमीटर लगा दीजिए। तो ये मेरी बैटरी हो गई R1 R2 R3 R4, 20 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ से करंट I निकल रहा होगा। अच्छा व्हीटस्टोन में क्या होगा, जो करंट थ्रू गैलोमीटर होगा वो 0 होगा। तो जैसे यहाँ पे I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, सपोज यहाँ I3 है और इसमें I4 है। तो जब बैलेंस कंडीशन होगा तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है करंट थ्रू गैलोमीटर इज 0। तो उस केस में I1 इज इक्वल टू I2 बन जाएगा
और I3 इज इक्वल टू I4 बन जाएगा। मतलब ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों आपके सीरीज में होंगे। तो अगर हम लूप इक्वेशन बनाए इसकी, तो लूप हम कौन कौन से लेंगे यहाँ पे, तो नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो पहले हमने लिया लूप ADBA, ये ADBA या लूप ये। तो इसमें इक्वेशन लिखिए, तो इसके साथ चल रहे हैं, तो प्लस I3R3 लौट के आ रहे हैं माइनस I1R1 इज इक्वल टू 0। फिर ये लूप लेते हैं, ये लूप क्या आला, तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, I4R4 माइनस I2R2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से I1 बाई I3 क्या बन जाएगा, R3 बाई R1, और यहां से I2 बाई I4 क्या बनेगा, R4 बाई R2। नाउ सिंस I2 इज सेम एज I1 और I4 इज सेम एज I3, तो I1 बाई I3 क्या बन जाएगा, R4 बाई R2। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। नाउ इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन वी विल गेट द रिलेशन एज, इक्वेट कर दो, तो R3 बाई R1 is same as R4 by R2, or we can write R1 by R2 is equal to R3 by R4। तो व्हीटस्टोन में क्या है कि जो भी एडजेसेंट ब्रांचेस होंगी उनका रेशियो हमेशा सेम होता है। तो ये कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछता है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ अ मीटर ब्रिज which is based on your Wheatstone bridge। तो इसमें सिर्फ इसका फिगर ड्रॉ करना है। तो बी पार्ट में कुछ इस तरह दिया है, तो यहाँ पे ये मेटल जॉइंट्स होते हैं आपके, फिर ये एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है, इसके अलावा आप बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, चाहो तो स्विचेस लगा दो और रियोस्टैट लगा दो। फिर ये एक गैप होता है, यहाँ पे R रेजिस्टेंस है, ये गैप ये होता है, यहाँ मान लो S रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी है। सपोज ये लेंथ 0 है तो ये L बन जाएगा बैलेंसिंग लेंथ, तो ये बचा हुआ लेंथ क्या बन जाएगा 100 माइनस L बन जाएगा। तो उसको हमने पॉइंट P मान लिया इसको। दिस इज द अरेंजमेंट फॉर योर व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है कि यहाँ पे एक आप यहाँ पे आपके देखिए यहाँ पे ग्राफ फ्लैश हो रहा होगा, तो उसमें ए पार्ट पूछता है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो आप देख सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 हर्ट्ज दी हुई है, तो उस टाइम जो XC का वैल्यू है वो आपको 6 ओम दिया हुआ है, और XC क्या होता है 1 बाई ओमेगा C होगा, तो हमको C निकालना है। C क्या बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा X बन जाएगा। तो ओमेगा इज 2 पाई एफ एक्स, तो 2 पाई एफ कितना दिया 100 दिया है, C आपका X आपका 6 दिया हुआ है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी XC की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 0.265 10⁻³ फैराड आएगी आपकी ये। बी पार्ट पूछता है कि एन आइडियल इंडक्टर हैज द सेम रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एज द कैपेसिटर हैज एट दैट सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब ये बात कर रहा है रेजोनेंस की। सो व्हाट हैपेंस एट रेजोनेंस, XL की वैल्यू XC के बराबर होती है। तो XC हमने 6 ओम लिया है एट 100 हर्ट्ज, तो इसको हमने मान लिया ये भी 6 ओम बन जाएगा एट 100 हर्ट्ज। पूछता है इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो XL होता है ओमेगा L या 2 पाई FL, तो L क्या बन जाएगा XL बाई 2 पाई F। XL कितना 6, 2 पाई इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो आपका L का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 0.955 10⁻⁻² हेनरी आएगा. दिस विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पार्ट वाज रेजोनेंस. एट रेजोनेंस व्हाट हैपेंस, XL इज इक्वल टू आपका XC होता है. और C पार्ट बड़ा आसान पूछा है. इसने पूछा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी से वेरिएशन कैसा होगा. तो आसान है. XL की वैल्यू क्या है? XL इज ओमेगा L या 2πfL. तो वेरिएशन लीनियर है. तो जब XL और F को ड्रॉ करोगे दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन. अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 31 कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो टेलीस्कोप में ये होता है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस से ज्यादा होता है और अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज मोर देन अपर्चर ऑफ आईपीस. इसका उल्टा माइक्रोस्कोप में होता है. ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस से छोटा होता है एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन अपर्चर ऑफ आईपीस. फिर इसने सवाल दिया है यहाँ पे. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव आईपीस से ज्यादा होता है और माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ आईपीस से कम होता है. अब इसने सवाल देके रखा हुआ है. सवाल में ये बोला है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर है और आईपीस का फोकल लेंथ +5 सेंटीमीटर है. कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए हमने यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव लेकर रखा है. फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट related to the objective in order to obtain an angular magnification of 30. कह रहा है m की वैल्यू 30 आएगी और -30 होती है. When the final image is formed at near point, मतलब v जो है VE that is -d और 25 सेंटीमीटर. तो इसको आइए हम सॉल्व करते हैं. तो if you take eyepiece और eyepiece अगर इमेज डी पे बनती है फॉर्मूला होता है 1/d/fe. तो 1 + 25/5 दिस विल गिव यू 6. तो अगर me की वैल्यू 6 है तो mo कितना होगा? क्योंकि m जो होता है m इज mo into me. तो mo क्या बन जाएगा? m/me बन जाएगा. तो -30/6 दैट इज -5. नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव द formula for magnification is plus image distance for objective upon object distance for objective. Therefore VO की वैल्यू क्या आ गई? -5 times U0 आ गई. Now using lens formula for objective, what we can write? 1/VO minus 1/U is equal to 1/FO. तो VO की वैल्यू पुट कर दीजिए. 1/-5UO 1/UO is equal to 1/1.25. So on solving this further you will get इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -UO -5UO upon -5U0² is equal to 1/1.25. तो ये बन जाएगा -6 upon -5 U0 plus U0 is equal to 1/1.25. तो इसको सॉल्व करोगे आप तो यू विल गेट द वैल्यू एज, ये नेगेटिव पुट करोगे, नेगेटिव इसको पॉजिटिव रहेगा. तो सॉल्व करने पे U0 की वैल्यू जाएगी वो 1.5 सेंटीमीटर आएगी आपकी. So this was all about question number 31. Question number 32 में पढ़ते हैं हम लोग. 32 क्वेश्चन ये कहता है कि
maximum kinetic energy of photoelectrons emitted is doubled when the wavelength of light is changed from lambda 1 to lambda 2. Reduce expression for threshold wavelength and work function for the metal surface in terms of lambda 1 and lambda 2. तो k max का फॉर्मूला क्या होगा? hc by lambda minus phi naught होता है. So for lambda 1 we can write k max is equal to k मान लेते हैं hc by lambda 1 minus phi naught. तो क्या बन जाएगा ये? We can write k as hc by lambda 1 minus hc by lambda naught. For lambda 2 जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने ट्वाइस कर दिया है, तो क्या बन जाएगा hc by lambda 2 minus hc by lambda naught. तो अगर हम इसको रेशो ले लें तो k अपॉन 2k क्या बन जाएगा? hc कॉमन लीजिए, 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट. तो ये कट जाएगा, इससे कट गया, तो ये 1/2 आ गया. सो वी गेट 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट अपॉन 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1/2. अब इसको जब सॉल्व करिएगा इस इक्वेशंस को, तो आपको जो लैम्डा नॉट की वैल्यू मिलेगी ऑन सॉल्विंग यू गेट लैम्डा नॉट एज लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1. दिस इज योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. और कहता है वर्क फंक्शन निकालिए, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है फाई नॉट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट. तो hc अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1. दिस इज योर वर्क फंक्शन. तो ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 32 की. अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं. तो 33 बोलता है डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ. तो हाफ लाइफ जो बेसिकली होता है, इट इज अ टाइम टेकन बाय एनी न्यूक्लियाई टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स न्यूक्लियस. मतलब शुरू अगर n नॉट है तो अगर n नॉट से n नॉट बाय 2 बन जाएगा, दैट इज हाफ लाइफ. तो t हाफ का फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग 2 बाय लैम्डा. लैम्डा इज डीके कांस्टेंट. एंड व्हाट इज मीन लाइफ? मैं पढ़ देता हूं. मीन लाइफ is obtained by adding the lives of all the nuclei over time 0 to infinity, dividing it by total number of nuclei present at t is equal to 0. तो जो t average होता है that is 1 by lambda. अब इसमें एक सवाल दिया है इसने कि जो इसका दी तो इसका A पार्ट था. B पार्ट कहता है a radioactive substance decays for an interval of time equal to its मीन लाइफ. मतलब t जो दिया है वो 1 बाय लैम्डा दिया हुआ है. फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर दिस टाइम इंटरवल. तो n होता है n इज इक्वल टू n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा t होता है. तो t का वैल्यू पुट कर दिया 1 बाय लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कट गया, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? n नॉट बाय E करके आपका आ जाएगा आंसर. सो n अपॉन n नॉट विल बी इक्वल टू 1 बाय E. ये आपका सोल्यूशन हो गया ये. अब इस सेक्शन के हम आखिरी सवाल पे बात करते हैं सेट 1 के लिए. क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 ये है आपका कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सोलर सेल. तो सोलर सेल जो होता है वो किसी भी सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में. दैट इज द फंक्शन ऑफ अ सोलर सेल. ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड ड्रॉ इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक. तो जिसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक होती है कुछ इस तरह होती है. यहाँ पे करंट है, यहाँ वोल्टेज है और ये कुछ इस तरह बनता है. तो दिस इज ओपन सर्किट वोल्टेज and short circuit current. So VOC is open circuit voltage and ISC is short circuit current. तो ये तो हमारे सेक्शन सी हो गया, सेट 1 का हो गया. अब आइए सेक्शन सी जरा हम सेट 2 का कवर करते हैं. तो कुछ बहुत खास चेंज नहीं है सवालों में, कुछ 2-3 सवाल चेंज होंगे. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 28 का
जो पहला पार्ट है वो चेंज है, उसका जो और पार्ट है कैपेसिटेंस का वो सेम है। तो ए पार्ट पूछता है कि टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर आल्सो दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, गिव रीजंस। तो ये इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करते हैं कि मान लीजिए ये ऐसे कर दिया आपका, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं फील्ड लाइंस पे तो वो डायरेक्शन बताते हैं। तो एक ही पॉइंट पे यू कैन नॉट हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए डायरेक्शन यूनिक होते हैं। तो आप क्या करते हो, उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करते हो। नाउ टेंजेंट सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सो इफ दे आर इंटरसेक्टिंग दैट मींस एट अ सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम सेक्शन सी स्टार्ट करें सेट 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33 सेम है आपके, तो उसको हम स्किप कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं पहले से ही आप। बाकी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 34 ये कहता है प्लॉट अ वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर इल्यूमिनेटेड फोटोडायोड। फोटोडायोड में पूछा है, कुछ इस तरह आपका फिगर बनता है, यहाँ पे मिली एम्पियर का करंट, यहाँ पे आपका वोल्ट्स हो गया, और रिवर्स बायस में कुछ ग्राफ इस तरह बनता है, ये और ये। तो I1, I2 और I3। बी पार्ट में दिया हुआ है, एक सवाल है जेनर डायोड के ऊपर। VZ दिया है 6 वोल्ट, लोड करंट दिया है 4 मिली एम्पियर, और इनपुट वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, और सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो IL आपको दिया है 4 मिली एम्पियर, तो बन जाएगा 4 × 10⁻³ एम्पियर बन जाएगा। IZ बन जाएगा 4 × 5 दैट इज 20 मिली एम्पियर, तो 20 × 10⁻³ एम्पियर। तो जो टोटल करंट होगा वो भी IL प्लस IZ को जोड़ोगे दैट विल बी 24 मिली एम्पियर और 24 × 10⁻³ एम्पियर। तो वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टर क्या होगा, Z 6 वोल्ट है, 10 है, तो बन जाएगा 10 - 6 दैट इज 4 वोल्ट। तो RS की वैल्यू क्या होगी, RS विल बी VS अपॉन I। VS कितना है 4, 24 10⁻³ उसको सॉल्व करोगे, ये आपका लगभग 167 ओम के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 था सेट 2 का। बाकी सब क्वेश्चन सेम ही आपके इसमें हैं, तो इसको हम 34 है, 35 पे आते हैं हम लोग। नहीं 35 तो आपका पूरा सेक्शन डी बन जाएगा, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तो सेट 2 का आपका सेक्शन सी हो गया। अब आइए बढ़ते हैं सेट 3 के ऊपर। तो सेट 3 का जो सेक्शन सी है, उसका क्वेश्चन नंबर 28 का पहला पार्ट अलग है आपका, तो हम लोग वो देख लेते हैं। जो 28 का पहला पार्ट है उसमें कहता ये है कि एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया है 12 वोल्ट की बैटरी से। 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, उसको 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, फिर उसमें एक डायरेक्टरी स्लैब इंसर्ट कर दिया है 8 कांस्टेंट का। पूछता है नया चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और एनर्जी क्या होगी। तो चार्ज तो आपका सेम रहेगा, आप कुछ और बैटरी कनेक्ट नहीं कर रहे हो। तो ए पार्ट में क्या होगा, चार्ज रिमेन्स सेम, कितना होगा Q = CV दैट इज 4 × 12 दैट इज 48 माइक्रो कूलम। बी पार्ट पोटेंशियल जो होता है वो K टाइम्स घट जाता है। तो शुरू पोटेंशियल कितना 12 है, 8 है, तो नया पोटेंशियल कितना आएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा। एनर्जी जो होगी आपकी, इनिशियल एनर्जी जो होगी वो हाफ CV0² होगी। तो हाफ × 4 × 10⁻⁶ V का स्क्वायर बन जाएगा 144। तो उसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 288 10⁻⁶ जूल आ जाएगा।
नया क्या होगा, हाफ, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगा आपका, पोटेंशियल के टाइम्स घट जाएगा, तो हाफ इंटू 8 इंटू 4 10⁻⁻6 इंटू वी नॉट बाई के, तो 12/8 का स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 36 10⁻⁻6 जूल आ जाएगा। अब पूछता है चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, एनर्जी, तो डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज 288 माइनस 36 इंटू 10⁻⁻6 जूल, तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी 252 10⁻⁻6 जूल, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी 29 क्वेश्चन सेम है, 38 सेम है, 31 सेम है, 32 भी सेम है आपका। फिर 33 की बात करता है, 33 को देखते हैं हम लोग। थ्री कहता है ए पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर एन इन हाइड्रोजन एटम एज अ फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन, या फंक्शन ऑफ ऑर्बिट नंबर एन। तो आर जो होता है प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, की आर की वैल्यू होती है ए नॉट एन स्क्वायर, ए नॉट आपका बोर्स रेडियस होता है। तो अगर मैं आर को ऑर्बिट नंबर से प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पे एन को 1 पुट कर दो और इंक्रीजिंग है, तो ये पैराबोलिक शेप का बनेगा। फिर बी पार्ट पूछता है, बी पार्ट है आपका फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन द फर्स्ट एक्साइटेड एंड सेकंड एक्साइटेड। तो फर्स्ट एक्साइटेड इज 2, सेकंड एक्साइटेड इज 3। तो जैसे कि आपका रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/n है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/v। तो यहां से क्या होगा, जो टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनैलिटी है वो n क्यूब्स आ जाएगी, तो T2/T3 is 2 cube by 3 cube, that is 8/27। ये आपका आंसर बन गया। बाकी क्वेश्चन नंबर 34 आपका विजन ब्रिज वाला है, जो हम सेट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन सी ऑफ 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। बाकी फॉर द डिटेल पेपर एंड ऑल द अदर पेपर ऑफ प्रीवियस पेपर, यू कैन क्लिक दैट डाउनलोडेबल लिंक बिलो दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पे आप दूसरे पेपर्स के क्वेश्चन पेपर्स और मार्किंग स्कीम को भी ऑब्टेन कर सकते हैं हमारी साइट से। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई हो, आपको पसंद आई हो, प्लीज डू लाइक अस। आपको कुछ हमें कमेंट्स करने हैं, कुछ इसके बारे में आपको कुछ राय देनी है, प्लीज डू कमेंट इन द बिलो कमेंट सेक्शन। बाकी आप हमें सब्सक्राइब करें एंड टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्लीज डू हिट द बेल आइकन फॉर डिटेल नोट्स ऑफ द लेक्चर एंड द क्वेश्चन पेपर्स। यू कैन विजिट अस एट www.unlockscience.in। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स, जो ये एस्पिरेंट्स नहीं बोलेंगे, to all the students who are going to sit for this compartment examination. So best of luck and I hope आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगी। So friends, thank you very much.